तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है लूसेंट का, उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। इससे पहले मैं लूसेंट का चैप्टर नंबर 1 जो है इससे पहले अपने चैनल पे करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। लूसेंट का जो चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, वो उसमें आपका प्रागैतिहासिक काल के बारे में दिया गया है। तो आज के सेशन में हम प्रागैतिहासिक काल से लेके आपका वैदिक सभ्यता के स्टार्टिंग तक चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के फैक्ट भी आपके लूसेंट के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पिछले सेशन में कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, उनको मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने एक नोट करना है, एक अभिलेख है, उसका नाम है तालुगुंडा, ठीक है। तालुगुंडा, ठीक है। तो तालुगुंडा अभिलेख जो है, इससे आपको कदम्ब शासक, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो आपके कदम्ब शासक थे, कदम्ब शासकों के इतिहास का एकमात्र स्रोत आपका तालुगुंडा अभिलेख है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो प्रागैतिहासिक काल चैप्टर शुरू होता है लूसेंट में, वहाँ पर दिया गया है कि इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में किया गया है, ठीक है। तो पहला आपका होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों के बारे में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें हमें उस काल की, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित, मतलब प्रागैतिहासिक काल में आपको किसी भी प्रकार का लिखित विवरण नहीं मिलता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि आपको लिखित विवरण तो मिला है, लिखित विवरण आपको मिला है, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ एग्जाम में आती तो नहीं है, लेकिन आपने मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि प्रागैतिहासिक काल में आपको लिखित विवरण ही नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में आपको लिखित विवरण तो मिले हैं, लेकिन वो पढ़े ही नहीं गए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ऐतिहासिक काल में आपको लिखित विवरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं, यानी बहुत सारे स्रोत मिले हैं इतिहास के, ठीक है। तो ये 3 में आपने ध्यान रखना है। मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो चीज़ें एग्जाम में आएंगी उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पुरापाषाण युग यहाँ पे दिया गया है। तो पुरापाषाण युग में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था, ठीक है। उसी के साथ जो आग का आविष्कार हुआ है, तो आग का आविष्कार, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आग का जो आविष्कार हुआ है वो आपका पुरापाषाण काल में हुआ है। इसी के साथ आग के अलावा आपका पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस चीज़ का आविष्कार कौन से काल में हुआ है। तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हो जाता है। उसी के साथ जो आपका मनुष्य का स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी, ठीक है, कि यानी मनुष्य ने कब स्थायी निवास करना शुरू किया, घर गुरु बनाना शुरू किया, वो भी आपका नवपाषाण काल में ही शुरू होता है, ठीक है। जब उसी के साथ आपका कृषि का विकास भी नवपाषाण काल में ही होता है, ठीक है। तो जब मनुष्य कृषि करने लगा था नवपाषाण काल में, तो ताकि उसके अनाजों को जानवर पशु ना खा जाएं अनाज, ठीक है, इसीलिए उसने वहीं अगल बगल जो है घर बनाने शुरू किए, जिससे आपका स्थायी निवास भी नवपाषाण काल में ही शुरू हो गया था, ठीक है। तो नवपाषाण काल में आपने ध्यान में रखना है, एक तो कृषि का विकास हुआ था, ठीक है, एक आपने कृषि का विकास हुआ, और एक पहिए का विकास हुआ था, और एक आपका स्थायी निवास का विकास हुआ था, और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने जो है सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और उसके द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार आपका कुल्हाड़ी हो जाता है, जो आपका अतिरम्पक्कम से मिला है। उसके बाद कृषि का आविष्कार मैंने बता दिया, ये आपका नवपाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार आपका हुआ है। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ आपने ध्यान रखना है। मेहरगढ़ आपका कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ स्थित है। उसके अलावा कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल आपकी गेहूँ और जौ थी। तो कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल आपकी कौन सी थी? तो पहली फसल आपकी गेहूँ और जौ थी। लेकिन मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, ठीक है। जो उसने अपने खाने के लिए यूज़ किया होगा, वो सबसे पहले वो प्रयुक्त अनाज वो आपका चावल हो जाता है। कृषि का पहला उदाहरण आपको कहाँ से मिला है? तो ये आपने ध्यान में रखना है। कृषि का आपका पहला उदाहरण आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और कोरडी हवा से आपको क्या मिले हैं? तो कोरडी हवा से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोनों स्थान आपने ध्यान में रखने हैं, मेहरगढ़ से कृषि का पहला उदाहरण और कोरडी हवा से चावल के साक्ष्य। उसी के साथ भारत में ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाण कालीन औजारों की
खोज की थी। 1863 में इन्होंने भारत में जो है पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी। और पलावरम नामक स्थान आपने ध्यान में रखना है। जो पलावरम नामक स्थान था, यहाँ से ही आपका प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो ये स्थान का नाम आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मध्यपाषाण काल के बारे में आपने ये ध्यान में रखना है कि मध्यपाषाण के काल के विषय में जानकारी आपको CL कार्लाइल ने दी है 1867 में। और इन्होंने जो है विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स की खोज की थी। ठीक है, उसी के साथ मध्यपाषाण काल के बारे में आपने ध्यान में रखना कि मानव का जो अस्थि पंजर था वो भी आपको मध्यपाषाण काल में ही मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे नीचे कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो के लिए मृतकों का टीला यूज़ हुआ है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो के लिए यूज़ हुआ है मृतकों का टीला। उसके बाद असम का श्वेत भूगिबन जो है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इनाम गांव है। तो इनाम गांव आपकी ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध आपका जोरवे संस्कृति से हो जाता है। तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से आपका जीवाश्म मिला है। तो शिवालिक की पहाड़ी से आपका जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका जो आपका मध्य प्रदेश में है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो जाता है जो आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। भारत में मनुष्य के संबंध में सबसे पहला प्रमाण आपका कहाँ से मिला है? तो भारत में मनुष्य के संबंध में सबसे पहला प्रमाण आपका नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य के संबंध में सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपने नोट करना है कि भारत में नागरिक सेवा का अधिकारी जो रिजले थे, रिजले नाम ध्यान में रखना। रिजले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो भारत की जनसंख्या का पहली बार प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? तो वो थे आपके रिजले। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाता है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो है त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। ठीक है, उसके अलावा कार्बन 14 जो आपकी विधि है इसके द्वारा जब इसका विश्लेषण किया गया तो इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि हमें 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व पाई गई। ठीक है, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी सर्वमान्य तिथि पाई गई। NCERT में आपका दिया गया है 1700 से 2500, इसको भी ध्यान में रखिएगा। NCERT में दिया गया है 1700 से 2500 ईसा पूर्व। इस सभ्यता का आकार कैसा था? तो इस सभ्यता का आकार आपका त्रिभुजाकार हो जाता है। उसके बाद जो आपकी C14 यानी कार्बन 14 विधि है, इनकी खोज की थी BF लीवी ने। ठीक है, तो ये नाम आपने ध्यान में रखना है कि कार्बन 14 विधि जो निर्धारण करने की खोज जो आपकी ये विधि है इसकी खोज की थी BF लीवी ने। उसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो 1921 में की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिस काल की सामग्री हमें मिली तो हो लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी हो उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो ऐसा ही सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी है, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इस सभ्यता के जो प्रमुख निवासी थे वो आपके द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है वो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक आपका पूर्वी हिस्से में आपका कौन था? तो पूर्वी हिस्से में आपका था हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आलमगीरपुर था जो आपका उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे था। और उत्तर में आपका कौन था? तो उत्तर में आपका मांडा था, मांदा। ठीक है, उत्तर में आपका मांदा था जो आपका जम्मू कश्मीर में था। दक्षिण में आपका कौन सा था? तो दक्षिण में आपका था दास्क, दास्क यहाँ पे हो जाएगा दास्क। ठीक है, और पश्चिम में आपका था सुतकांगेडोर, ये वाला स्थान यहाँ पे था। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसके लिए आप ऐसा वाला डायग्राम बना देना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों जगह जो जो स्थान है और उनकी नदियाँ लिख देना आप। ठीक है, इससे निकाल के। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता आपकी थी और 6 स्थानों को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो मोहनजोदड़ो आपका हो गया इसमें, और हड़प्पा हो गया, और धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया। तो ये पूछा तो नहीं आता लेकिन इसको आप एक नज़र मान लीजिएगा इस पर। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपकी ये चीज़ें हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति
के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल आपको कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको गुजरात से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी आपका घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में है, जिसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल और सुतकोदा ये दो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं, डॉकयार्ड आपके जो हो जाते हैं। तो लोथल और सुतकोदा आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं। उसके अलावा आपको जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग आपको कहाँ मिलता है, तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो स्नानागार आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। जो अग्निकुंडम में प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंडम में लोथल से भी प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अग्निकुंडम में लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जो आपका एक सील पर यानी एक पत्थर है उस पर जो आपका 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ कहा गया है, उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान है, तो ये ध्यान में रखना है। तो मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर आपका हाथी है और गैंडा है, चीता है और भैंसा है। तो ये 4 आपने जो जानवर दिखाए गए हैं उस मूर्ति पे, उसको ध्यान रखना है। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ठीक है। ये 3 ध्यान में आपने 4 ध्यान में रखने। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो हो जाएगी। हड़प्पा की मोरों पर सबसे अधिक कौन सा पशु दिखाया गया है, तो एक सींग वाला एक श्रृंगी पशु दिखाया गया है, ठीक है। मन के बनाने के कारखाने आपके लोथल और चन्हू में है, ठीक है। मोस्टली चन्हू ही आता है एग्जाम में, लेकिन लोथल भी आप ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, तो ये आपकी भाव चित्रात्मक लिपि है, और ये लिपि आपकी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और इस लिपि का नाम आपका है बुस्त्रोफेदम, ये लिख लेना आप, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया है बुस्त्रोफेदम। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसका नाम आपका बुस्त्रोफेदम है, ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता आपकी कौन सी थी, तो सुमेरिया की सभ्यता हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति आपकी कैसी होती है, इसमें आपका ऐसा जाल टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ के जो घर होते थे वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, ठीक है। जो आपकी सड़कें वगैरह होती थी तो एक तरफ से ऐसा जाल टाइप का बन जाता था उस सभ्यता को देखने पे, तो इसी को ही हम ग्रिड पद्धति कहते थे। नगरों के जो दरवाजे खिड़कियाँ होती थी वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन अपवाद एक नगर था, इस नगर को ध्यान में रखिएगा, लोथल नगर जो था, इसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य फसल आपकी गेहूँ और जौ हो जाएगी। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है, तो बनमाली से आपका मिट्टी के बने हुए हलों का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा आपका जो है रंगपुर और लोथल से हमें चावल के दाने मिले हैं। तो चावल के दाने हमें कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। और चावल के पहले साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं, ठीक है। तो चावल के दाने हमें रंगपुर लोथल से मिले हैं, लेकिन चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा हमको जो घोड़े के अस्थिपंजर हैं वो हमको सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर हमें कहाँ से मिले, तो मोस्टली जो सुरकोतदा है यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से हमें घोड़े के अस्थिपंजर मिले। माप तौल के अनुपात जो आपकी 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में आपकी माप तौल की जो इकाई थी वो आपकी 16 के अनुपात में थी। उसके अलावा ये टेबल जो है इसको थोड़ा मोटा मोटा ध्यान में रखना, वैसे एग्ज़ाम में आती है नहीं। तो तांबा आपका खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान हो जाता है, चांदी अफगानिस्तान ईरान हो जाता है, सोना आपका कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान हो जाता है, टिन आपका अफगानिस्तान ईरान हो गया, गोमेद सौराष्ट्र, राजवर्धन मेसोपोटामिया, सीसा ईरान आपका हो जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों वाली गाड़ी और बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, ठीक है। इसको भी ध्यान में रख लेना, कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ों पर नज़र मारनी जरूरी है। तो 2 पहिए वाली गाड़ी और बैलगाड़ी का ही प्रयोग यहाँ होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुआ शब्द है इसका संबंध आपका सिंधु सभ्यता से है। तो मेलुआ शब्द जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित है उसका संबंध सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संभवतः हड़प्पा की जो संस्कृति थी उसका शासन जो आपका वणिक वर्ग, जो आपका व्यापारी वर्ग होता है, उनके ही हाथों में माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये टेबल आप ज़रूर देख लीजिएगा, खासकर इसमें नदियाँ ध्यान रख लीजिएगा, कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है। तो हड़प्पा आपका रावी हो जाता है, और हड़प्पा की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हो जाता है राखालदास बनर्जी 1922। ये दो तो आपने ईयर सही याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा चन्हू-दड़ो हो गया, सिंधु नदी है, और मैके इसका खोज करता है। ईयर याद नहीं रखना आपने, ठीक है। ईयर आपका शुरू के जो दो उनके याद रखने हैं। कालीबंगा घग्गर नदी आपका राजस्थान में है और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। कोट दीजिए आपका सिंधु नदी के किनारे है और फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। रंगपुर मादा नदी के किनारे गुजरात में है और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है, रंगनाथ राव। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है और जगदीश शर्मा ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे इसकी खोज जगदीश शर्मा ने की थी। सुतकांगे डोड दासका नदी के किनारे है। बनावली आपकी रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है और सुतकाको हो जो आपका है आपका, इसको आप छोड़ दो, ये आता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा सेंधावासी ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सेंधावासी आपका जो है ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आपके काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे और उन पर जो डिज़ाइनिंग की जाती थी अंदर वो काले रंग से की जाती थी, ध्यान में आपने रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि जब लोहे की वहाँ पे खोज ही नहीं हुई थी तो तलवार से वो कैसे परिचित होते, तो ये ध्यान में रखना कि वो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा आपका एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जो आपका जिसका निचला क्षेत्र दुर्ग से जिसका निचला क्षेत्र यानी जो निचला क्षेत्र होता था सामान्य लोगों के रहने के लिए, वो भी आपका किले से घिरा हुआ था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति यहाँ प्रचलित थी। शवों को जलाने गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है बाढ़। और आग में पकी हुई मिट्टी को यहाँ पर टेरिकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि पिगट, जो एक पिगट है, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। तो पिगट ने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे और वृक्ष पूजा और शिव पूजा का यहाँ पर प्रचलन मिला है, ठीक है। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन पॉइंट होती है आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी जाती है वहाँ पे, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह जो आपने देखा होगा ऐसा रहता है जो इसका स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में याद आपने रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष हमें नहीं मिले, किसी भी प्रकार के मंदिर वहाँ पे नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना, ठीक है, मातृ देवी की उपासना यहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित थी। और कुबड़ वाला जो सांड होता है वो इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय माना जाता था। स्त्री मृण मूर्तियों यानी मिट्टी की मूर्तियाँ स्त्रियों की जो अधिक मात्रा में मिलने से यहाँ पे अनुमान लगाया कि सिंधु सभ्यता कुछ समाज था वो आपका मातृ सत्तात्मक था। तो दोस्तों आज का सेशन होता है समाप्त। चैप्टर नंबर 2 और 3 हो जाएगा कंप्लीट। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 वैदिक सभ्यता, जो हम पढ़ेंगे कल। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।